गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। आज हम लोग, जैसे कि पूर्व विदित है, हम लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी क्लासेस लगातार हो रही हैं हमारे पास। आज हम जो पूर्व टॉपिक है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम भारत के पड़ोसी देश और उनसे लगे हुए जो डिस्प्यूट्स हैं, यानी जो विवाद हैं, उनसे संबंधित जो मुख्य प्रश्न बनते हैं भारतीय सीमा में जो बनते हैं, उन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, डेस्क्रिप्टिव तौर पर करने की कोशिश करते हैं और मैप बनाकर उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आएगा। चलिए इसी उम्मीद में आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था, एक बार रिकॉल करा दीजिए। सर क्रीक हो गया था। अच्छा। और उसके बाद हमारा एक टॉपिक पड़ता है, एक विवादित टॉपिक पड़ता है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। अगर हम भारत का मैप बनाए तो मैप के अकॉर्डिंग हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा ही भारत का मैप। और हम लोगों को पता होना चाहिए इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में। ये वाला हिस्सा जो है अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बन चुका है। यानी इस हिस्से को हम लोग पीओके कहेंगे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। ये हिस्सा अक्साई चाइना के पास जा चुका है, यानी अक्साई चिन्ह जिस जो था अब चीन के नियंत्रण में है, नियंत्रण क्षेत्र में है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ सियाचिन ग्लेशियर पड़ेगा। 1960 से पहले ये वाला जब हिस्सा था तो ये वाला हिस्सा दोस्ती के मित्रता के नाम पर पाकिस्तान ने किसको दिया है, चाइना को गिफ्ट कर दिया। ठीक है जी। अब ये हिस्सा जो भारतीय क्षेत्र में पड़ता है, विश्व का सबसे ऊंचा यहाँ पर पठार भी पाया जाता है, प्लेट्यू भी पाया जाता है, जिसका नाम सियाचिन ग्लेशियर है। इससे रिलेटेड हम कुछ टॉपिक, थोड़े से टॉपिक देखते हैं। इसकी हाइट कितनी है? अगर हम इसकी हाइट की बात करते हैं, हाइट मतलब ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं, तो 5700 मीटर इसकी हाइट आ जाती है। ठीक है। इसकी विड्थ कितनी आती है? इसकी विड्थ कितनी आती है, इसकी चौड़ाई कितनी है? तो 2 से 8 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई आती है। ठीक है जी। अगर हम लेंथ की हम बात करते हैं,
लंबाई की बात करते हैं तो 72 किलोमीटर के आसपास ये लंबा भी है। ठीक है जी, तो ये कुछ बातें हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है सर यहाँ पर, तो टेम्परेचर एक्सट्रीमली बिलो है, बहुत थोड़ा होता है, -50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर पाया जाता है। ठीक है जी, हाँ छोड़ा। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर एक रिवर बहती है यहाँ से, उस रिवर का नाम है नुब्रा रिवर। क्या नाम है? नुब्रा रिवर, नुब्रा नदी, जो कि किसकी सहायक है? शियोक नदी की। सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। जैसे ये मेन कोई रिवर जा रही है और इसमें आकर कोई रिवर मिल जाए, यानी इसमें समा जाए, ये मुख्य नदी है हमारी, यानी मेन रिवर ये है, और इसमें नदी में आकर कोई रिवर छोटी सी आकर मिल जाए, तो मुख्य नदी में जिसका एंडिंग हो रहा है, जिस नदी का एंडिंग मुख्य नदी में हो रहा है, तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है, सहायक नदी बन जाती है। क्या ये बात क्लियर है सभी को? ठीक है। तो नुब्रा किसकी सहायक नदी है? श्योक नदी की सहायक नदी है। श्योक किसकी सहायक नदी है? सिंधु की नदी। किसकी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट टॉपिक के अगर हम बारे में बात करते हैं, यहाँ पर एक रेंज पड़ती है यहाँ पर, जिसका नाम है साल्टारो रेंज। ठीक है जी। साल्टारो के अगर हम ईस्ट में देखें, साल्टारो के ईस्ट में देखें तो चाइना पड़ता है हमारा। कौन पड़ता है? चाइना। ऊपर की तरफ देखें कि चाइना से मतलब ऊपर नॉर्थ, इधर की तरफ क्या पड़ता है हमारा? पाकिस्तान पड़ता है। और नीचे अपना साउथ में इंडिया। ठीक है, ये इंडिया है। अब यहां पर जो मेन दर्रे हैं यानी पासिस जो है, जो पासिस है यहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से मुख्यतः 4 दर्रे होकर जाते हैं। कौन कौन से दर्रे हैं मैं आपको बता देता हूं। यानी पासिस, तो सबसे पहला दर्रा है ग्योगला दर्रा। ग्योगला दर्रा ये भारत के कंट्रोल में नहीं है। ग्योगला दर्रा भारत के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि अभी ये पीओके में पड़ता है। ठीक है, हाँ। और इसके अलावा एक है ग्रेसर बूम, ग्रेसर बूम। दूसरा है इसमें साल्टो, जो खुद है ये साल्टारो। और तीसरा है इसमें बिला फोल्डला। बिला फोल्डला। तो 4 दर्रे यहां पर पड़ते हैं। ग्योगला, ग्योगला ये पड़ता है पीओके में। ग्रेसर बूम, साल्टारो और बिला फोल्डला, ये तीनों पास जो है, यानी तीनों दर्रे जो है, दर्रे किसको कहते हैं? 2 माउंटेन्स के बीच में ये माउंटेन हो गई, और उनके बीच से गुजरने वाला नेचुरल पाथ, प्राकृतिक पाथ पहला। दूसरा, इससे होकर नदियां भी बहती हैं। अब कौन कौन से दर्रे कहां कहां पर है उनके बारे में हम पूरा अभी इसी क्लास में डिस्कशन करेंगे।
ठीक है, तो ये तीन जो है, इन पर तो किसका कंट्रोल है? इंडिया का कंट्रोल है। और ये योगला दर्रा जो है, इस पर किसका कंट्रोल है? ये पाक का कंट्रोल है। 1984 में इसी दर्रे से होकर, साल्टारो रेंज से होते हुए, साल्टारो रेंज पर कुछ जापानीज जो थे, पर्वतारोही, माउंटेनियर, इस साल्टारो रेंज पर पहुंच गए। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन होती है, लेकिन भारत, उनको मना किया गया, रोका गया कि आप यहाँ। तब पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी की गई, उन जापानीज जो पर्वतारोही थे उनके द्वारा ये कहा गया कि हमने तो कुछ मिलियंस रुपए दिए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान वालों को, जिनकी वजह से हम पाकिस्तान के दर्रे की तरफ से होकर आए हैं। तब उनको वापस भेजा गया, और उसके साथ साथ में कुछ दिनों बाद फिर इसी दर्रे से होकर क्या हुआ? पाकिस्तानी सेना ने, इंट्रूडर्स ने, घुसपैठियों ने आकर इस पर कब्जा कर लिया। और इसको छुड़ाने के लिए 1984 में, कब? 1984 में एक ऑपरेशन चलाया गया। क्या चलाया गया? ऑपरेशन चलाया गया, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। किसको हटाने के लिए चलाया गया? तो पाकिस्तानी जो सोल्जर्स हैं, या फिर जो इंट्रूडर्स हैं, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हैं, उनको हटाने के लिए वहां से चलाया गया। बातें क्लियर है यहाँ? यहां पर एक रेंज पड़ती है। रेंज का मतलब होता है श्रेणियां, पूरी लगातार जो श्रेणी, पर्वतों के बाद पर्वतों के बाद पर्वत, श्रेणी को बोलते हैं यहाँ पर काराकोरम रेंज। क्या बोलते हैं? काराकोरम। बहुत सारी रेंज है, जब हम रेंज के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है जी, ये बात मैंने आपको बताई है, तो इसको आप नोटिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर डिस्प्यूट था, वो डिस्प्यूट अब खत्म हो चुका है। रिवर्स के बारे में पूछा जाता है। ये रिवर, नुब्रा रिवर, ये बहुत खास है। यहीं से होकर पूरा भारतीय सेना का जो असला है, जो जो उनके काफिला है, जो उनसे होकर गुजरने वाली रसद है, सामान है, वो सारे इसी रिवर से होकर जाते हैं। कहां तक? सियाचिन ग्लेशियर। बात क्लियर है? तो ये रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देख लेते हैं एक बार और। बना लिया आप सभी लोगों ने मैप? चलिए एक नए टॉपिक पर चल लेते हैं। क्या मैं इसको रब कर दूं? हमारा नेक्स्ट डिस्प्यूट है, यानी हमारा अगला विवाद है, इंडस रिवर डिस्प्यूट, यानी सिंधु जल विवाद। सिंधु जल विवाद के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर हम सिंधु नदी को देखें, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कुछ यहां से होता है। यहीं से हमारी विश्व की तीन प्रमुख नदियां निकलती हैं। इस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर।
मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं। ठीक है जी। यहां से कौन सी नदी होकर निकलेगी? सिंधु रिवर होकर बहती है। यहां से ये कौन सी नदी बह रही है? ब्रह्मपुत्र नदी होकर बहती है। और यहां से कौन सी नदी बहती है? चेनाब नदी। ठीक है जी, नाम लिख दूं मैं इनके, या आइडेंटिफाई हो जाएगा आपको? सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और चिनाब। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को चाइना में क्या बोला जाता है? सांगपो। क्या बोला जाता है? सांगपो बोला जाता है। ठीक है, तो ये नदियां होकर बहती, जब यहां पर सिंधु नदी की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो सिंधु नदी जहां पर सबसे पहले एंट्री करती है, उस जगह को क्या बोला जाता है? इस जगह को दमचौक बोला जाता है। सिंधु नदी जहां से एंट्री करती है भारत में, उस नदी को क्या बोला जाता है? दमचौक बोल। उस जगह को क्या बोला जाता है? दमचौक बोल। जहां से एग्जिट करती है, उसको बोला जाता है चिल्लास। क्या बोला जाता है? चिल्लास। ठीक है जी। ओरिजिन देख लेते हैं कहां से होता है इसका। चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, मानसरोवर लेक ठीक इसके नीचे यही है। ये पूरा ग्लेशियर के अंदर ही मानसरोवर झील आती है। ठीक है जी। क्या ओरिजिन, उद्गम? उद्गम स्थल। ठीक है, इसके बाद हमारा एंट्री पॉइंट कौन सा हो जाएगा? दमचौक। एग्जिट पॉइंट कौन सा हो जाएगा? चिल्लास। ठीक है जी। 1960 में जब भारत, 1960 से पहले 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ था, तो 47 के दौरान 1947 में पाकिस्तान ये वाला हिस्सा बन गया था। तब पाकिस्तान ने अपने कुछ भाड़े के घुसपैठियों के द्वारा भारत पर पुनः अटैक करने की कोशिश की और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से को कब्जाने की कोशिश की। वो झगड़ा जब सुलटा, तो उसके बाद भारत उसका थोड़ा सा प्रतिशोध लेना चाहता था, इनको कंट्रोल किया जाए, किस तरह उनको दंडित किया जाए। तब भारत ने इसके पानी को, सिंधु रिवर के पानी को क्या कर दिया था? रोक दिया था, कंट्रोल कर लिया था। इस चीज से गुस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान को तो गुस्सा होना लाजमी था, क्योंकि उसकी खेती बर्बाद हो रही थी यहाँ पर। ठीक है, इस इलाके में, क्योंकि ये जीवन धारा है पाकिस्तान की, इस इलाके में खेती जो एग्रीकल्चर का जो पूरा एरिया है, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया इस नदी के साथ, क्योंकि पानी रोक दिया। तब ये कहां पहुंचे? 1947 से लेकर 1948, 1960 में, 1960 में अगर देखा जाए, तब पाकिस्तान वाले इस विवाद को लेकर वर्ल्ड बैंक के द्वारा पहुंचे। कहां पर पहुंचे? वर्ल्ड बैंक के पास पहुंचे कि देखो साहब, नदियों से संबंधित जितने भी विवाद हैं, वो कहां कंट्रोल किए जाते हैं? वर्ल्ड बैंक द्वारा सुलटाए जाते हैं। अब इस संबंध में वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जो सिंधु रिवर है, 1960 में, कि जो सिंधु रिवर है, उसका पानी आपको किसको देना पड़ेगा? पाकिस्तान को देना पड़ेगा।
ठीक है। और कुछ नदियां पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गई, जैसे जैसे एक तो हो गई आपकी सिंधु। तो यहां पर दो तरह का बंटवारा हुआ, एक तो पाकिस्तान के पास, दूसरा पाकिस्तान के पास क्या क्या आया वो मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान के पास एक तो सिंधु रिवर आई, दूसरी चिनाब, और तीसरी झेलम। ठीक है जी। इन तीनों नदियों का तकरीबन 80% हिस्सा कौन इस्तेमाल करेगा? पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। और भारत के हिस्से में क्या क्या आई? सतलुज, रावी और ब्यास। ठीक है जी। लगभग 80% हिस्सा कौन इस्तेमाल करेगा? भारत इस्तेमाल करेगा। और 20% कौन हिस्सा इस्तेमाल करेगा? पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। और इन तीनों नदियों का 20% हिस्सा कौन इस्तेमाल करेगा? भारत। तो ये बात 1960 में डिसाइड हो गई कि तीनों नदियों का इस्तेमाल भारत करेगा और बाकी तीनों नदियों का इस्तेमाल। डिस्प्यूट यहां पर क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्लियर है? बना लीजिएगा इसमें। क्या मैं इसको रब कर दूं? अब कर दूं इसको रब? एक और कंट्री लगती है हमारी यहां से, ये पाकिस्तान लगभग यहां से होकर इतना बड़ा इलाका है किसका? पाकिस्तान का। यहां पर एक हमारी एक छोटी सी कंट्री लगती है जो हमारे पड़ोसी है, और जिन्होंने हम लोगों ने इनको काफी तौर पर आर्थिक मदद की है, इनको स्टैब्लिश करने में, इनको स्थापित करने में, इनकी सरकार बनाने में। अफगानिस्तान। तो भारत और अफगानिस्तान को कौन सी लाइन अलग करती है? डूरन लाइन। अफगानिस्तान की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो वो कौन सी रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है? डूरन रेखा। कितने किलोमीटर है सर ये? 106 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है बाउंड्री से ऊपर की तरफ। ठीक है जी। ये चल लेते हैं थोड़ा सा। तो ये तो था हमारा अफगानिस्तान के बारे में। जो भारत की सबसे कम सीमा साझा अगर कोई कंट्री करती है तो वो अफगानिस्तान करती है। अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा कौन पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करती है, तो वो बांग्लादेश करती है, लगभग 5,000 किलोमीटर के आसपास, 4,096 किलोमीटर के आसपास बाउंड्री बांग्लादेश के साथ करती है। सारे विवाद एक एक करके पढ़ेंगे, डिस्प्यूट्स पढ़ेंगे, पहले पाकिस्तान से निपट ले। पाकिस्तान से तो हो गया, अफगानिस्तान भी हो गया, अब हमारा चाइना है। चाइना के साथ अगर हम देखें,
चाइना के साथ हमारे कौन कौन से स्टेट लगे हुए हैं? पहला जम्मू कश्मीर, सॉरी, और कौन सा लगा हुआ है? हिमाचल प्रदेश, और कौन सा लगा हुआ है? उत्तराखंड, और कौन सा लगा हुआ है? उत्तराखंड के बाद सिक्किम लगा हुआ है, सिक्किम के बाद और कौन लगा हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये स्टेट हमारे लगे हुए हैं। कितनी बाउंड्री हम लोग शेयर करते हैं चाइना के साथ? बाउंड्री लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी? 3488 किलोमीटर के आसपास ये हम लोग चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। यानी यहां से लेकर पूरा जो बाउंड्री है अरुणाचल प्रदेश तक हम लोग उनकी 188 किलोमीटर के आसपास बाउंड्री शेयर। आगे बढ़ते हैं, एक बार दोबारा से मैप बना लेते हैं इसका। इस एरिया को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। दिखाई दे रहा है? पूरा नजर आ रहा है? ये वाला इलाका चाइना के पास है, ये नेपाल के पास है, और तिब्बत कभी पहले यहाँ पर था। 1914 में, 1914 में सर हेनरी मैकमोहन
सर हेनरी मैकमोहन द्वारा इस सीमा का बंटवारा किया गया। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें 1857 की जब क्रांति हुई थी, रिवॉल्यूशन हुआ था, उस दौरान हालांकि वो आंदोलन दबा दिया गया, रिवॉल्यूशन दबा दिया गया, लेकिन उससे पहले, उसके बाद अंग्रेजों ने रियलाइज किया कि इतना उनके पसीने छूट गए थे अंग्रेजों को उसको दबाने में। ठीक है, कि अगर इस तरह का आंदोलन फिर से हो गया तो अंग्रेजों की नींव टूट जाएगी, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। लेकिन इस दौरान उनको लग रहा था कि पूरा जो कॉन्स्पिरेसी है, पूरा षड्यंत्र जो है वो कहां से हुआ, उसका केंद्र क्या रहा। तो उसका केंद्र पूरा रहा बंगाल का क्षेत्र, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा था, बंगाल में सबसे ज्यादा कॉन्स्पिरेसी होती थी और भारत को आजाद कराने से संबंध। ठीक है नहीं, तो उन्होंने सोचा कि बंगाल को तोड़ना ही अच्छा होगा, जब बंगाल अलग हिस्सों में टूट जाएगा तब बंगाल के लोग क्या होंगे, वो आपस में ही झगड़े में व्यस्त रहेंगे और उसके बाद वो इतना ज्यादा रिवोल्यूशन कर नहीं पाएंगे, तो हम फिर से 400-500 साल आराम से उस चीज को भूल जाएंगे। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा क्या किया गया, बंगाल विभाजन किया गया। कब किया गया, 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा, ज्योग्राफी ही बताऊंगा, इससे थोड़ा सा पहले चलने की कोशिश करते हैं। 1911 में फिर वो जॉर्ज पंच थे, फिर उन्होंने बंगाल को फिर से एक करने की कोशिश की थी। कब, 1911 में, क्या कुछ ऐसा ही है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ, 1914 में, 1914 में इस इलाके को सर हेनरी मैकमोहन द्वारा क्या करने की कोशिश की गई, फिर से बंटवारा करने की कोशिश की। किन किन के बीच में एक समझौता हुआ, यहां पर क्या हुआ, एक समझौता हुआ, किस किस के बीच में, भारत, तिब्बत और चीन के बीच में। क्या समझौता हुआ, नेपालीज जो थे वो कभी भी हमलावर हो जाते थे, किसके प्रति, तिब्बत वालों के प्रति। तो जब वो हमला कर देते, उनके ऊपर लठ फेर देते थे, तो इस दौरान तिब्बती हो गए मजबूर, परेशान हो गए, तो उन्होंने हेल्प मांगनी चाहिए, किससे, चाइना ने। और तो चाइना तो आप जानते हैं उसकी फितरत कैसी है, हेल्प भी अगर किसी करेगा, किसी की करेगा, तो उसके बदले में उसको क्या चाहिए, बहुत जबरदस्त तरीके से चीजों को जाने की कोशिश करता है। तो जब चाइना ने इसकी मदद करी, तो आधा मदद के बदले में आधा जो चाइना था वो पूरा उसने, सॉरी तिब्बत जो था वो आधा क्या कर लिया, उसने कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो तिब्बत आधा रह गया, इधर चाइना के पास आधा चला गया। उस कंडीशन में होता क्या है, सर हेनरी मैकमोहन ने जब समझौता कराया, तब उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, आधा जो हिस्सा है वो तो चला गया चीन के अंदर, अब रह गया आधा, ये आधा भारत के अंदर चला जाएगा। ठीक है जी, तो समझौते में चीन के साथ कोई डिक्लेरेशन नहीं हुई थी, किसके साथ डिक्लेरेशन हुई थी, तिब्बत के साथ डिक्लेरेशन, कि आधा तिब्बत यहां पर चला जाता। लेकिन फिर थोड़ा डिस्प्यूट हुआ। अब इस चीज को लेकर क्या हुआ, अब इस चीज को लेकर 1962 के आसपास जब भारतीय युद्ध हुआ, तब उसने पूरा का पूरा जो कैप्चर था वो पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया गया, और ये कहा गया कि जो भारतीय मैकमोहन लाइन है, वो मैकमोहन लाइन ऐसे अरुणाचल प्रदेश को काटती है, डिवाइड करती है चाइना को अरुणाचल प्रदेश से। ये कौन सा इलाका है अपना, ये अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है। तो कौन डिवाइड करता है, मैकमोहन लाइन इसको अलग अलग करती है। मैकमोहन लाइन ने क्या कहा, चाइना ने क्या कहा कि हमारी जो मैकमोहन लाइन है ना, वो तिब्बत के साथ हुई थी, भारतीयों के साथ नहीं। ठीक है, तो हमारी जो मैकमोहन लाइन है वो कुछ ऐसे मानी जाती है। क्या भारत इसको स्वीकार कर लेगा, नहीं, क्योंकि भारत का तो सारा अरुणाचल प्रदेश मैकमोहन लाइन से चला जाएगा। ठीक है नहीं, चाइना के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, लेकिन हम भारत इसको स्वीकार नहीं कर सकता, सीधी लाइन थोड़ी चली जाएगी। ठीक है, तो ये एक डिस्प्यूट था, लेकिन वो बाद में रिजॉल्व कर लिया गया। लेकिन अब भी अपने कुछ गांव जो हैं इसके यहाँ पर बसे हुए, जिनके पीक्स पर है, उन पर वो अपना कब्जा मानता है। ठीक, और कई बार तो ऐसा होता है, इन गांव के रहने वाले जो लोग हैं, अगर उनको चाइना किसी काम से जाना पड़ता है,
तो उनको पासपोर्ट इशू नहीं करता, सिर्फ एक लेटर इशू कर देता है, यू आर द सिटीजन ऑफ चाइना। ये पार्शलिटी होती है, ठीक है। ये या तो आप इसको पार्शलिटी कह लीजिए या इसको बेनिफिट ऑफ बाउंड्री कह लीजिए, कि उनको वो अपना नागरिक मानता है, ठीक है। इसके अलावा बात ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया आपको। इसके अलावा यहाँ पर यहाँ पर हम मैंने अभी एक ग्लेशियर के बारे में डिस्कशन किया था, जिसका नाम था चेमायुंगडू ग्लेशियर, ठीक है। यहां से निकलने वाली नदी कौन सी थी? ब्रह्मपुत्र नदी थी। भारत में कहां से प्रवेश करती है? यांग अरुणाचल प्रदेश में कहां से प्रवेश करेगी? यांग याप दर्रे से। कौन से दर्रे से? यांग यांग याप पास से वो यांग याप दर्रे से वो एंट्री कर जाएगी। अब जब ब्रह्मपुत्र नदी है, इस पर चाइना ने 3 डैम बना दिए। अगर कोई नदी फ्लो कर रही है और फ्लो करने के बाद आप उस पर डैम बना लें, तो लास्ट में और उसके जाने के बाद, डैम बनने के बाद, उस नदी की जो वेलोसिटी है यानी धारा है यानी स्पीड है, क्या हो जाएगी? वो धीरे से कम हो जाएगी, ठीक है। तो जिस कंट्री में वो वापस जाएगी उस कंट्री में तो फिर से नुकसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो चलेगा कि हमारी जो धारा बह रही थी एक फ्लो से वो कम हो गई है, तो सीधा सीधा कई चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां पर उसने 3 डैमों का, इसको मैं रब कर देता हूं। चाइना ने डैम बनाए 3। पहला जागू, जियाचा और जांगुम। यहां पर कुछ डैम बनने के बाद जो इसकी वेलोसिटी है इसकी थोड़ी कम हो गई, जिसके ऊपर भारत का क्या इफेक्ट पड़ा? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, पहला इफेक्ट, कारण क्या पड़ा? किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर। पहला तो जो उसका आसाम में एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है मांजुली द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे खास बात ये, विश्व का नदी द्वीप ना के बराबर है, तो मांजुली द्वीप यहां पर है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश की अगर हम स्थिति देखें, यहां से बहने वाली जो नदी है असम असोम से होकर जाती है, वो यहां पर है, ठीक है जी। तो मांजुली द्वीप पर इसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ा। इफेक्ट पड़ने से क्या होगा? टूरिज्म जो है वहां पर, टूरिज्म से होने वाली इनकम सीधी सीधी कम हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावे और क्या होगा? वेजिटेशन में, या फिर हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर में, इस चीज का सीधा सीधा इफेक्ट पड़ा। कृषि में। इसके अलावा एक चीज और हुई यहां पर, उसका नाम था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यानी हम अगर इससे बिजली जल विद्युत परियोजना अगर हम कोई लगाना चाहे तो उसकी वेलोसिटी तो ऑलरेडी कम हो चुकी है, तो हम जल विद्युत परियोजना लगाएंगे कैसे? ठीक है, तो ये एक विवाद का कारण रहा। हालांकि चाइना चाइना के दावे थे कि जब भी हम बांध बनाएंगे तो इसकी वेलोसिटी कम नहीं होने देंगे, लेकिन इस मसले को रिजॉल्व कर लिया गया, ठीक है। इसके अलावा इस नदी को चाइना में किस नाम से जाना जाता है? मैंने अभी बताया था,
तांगपो के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये पॉइंट आप नोटिस कर लीजिएगा। इसको रब कर दूं। ये पॉइंट ये डैम कब बनाया गया? 2017 में। ठीक है जी। नहीं नहीं, 3 डैम बनाए गए। हाँ, 3 डैम बनाए गए। इसके अलावा रब कर दूं। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर और लाइक करने की कोशिश करें, और इससे आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और कमेंट करके आप हमें इसके बारे में जरूर जानकारी दें। थैंक यू सो मच।